चिंता करी कि भाई 12 घंटे से घटाकर उनको 8 घंटे का करा जाए। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रॉब्लम ऑफ फ्रूटी के नाम से पुस्तक भी लिखी और रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो भी उनके प्रयासों से हुई। तो उनका जो उनकी प्रतिभा थी उसको छुपा के रखा गया था ताकि वो हीरो न बन जाए देश के लोग उनके पीछे कि उनको नेता ना मान लें। उनको एक दलित वर्ग तक से भी रखा गया था। और आज विषय जो है यहाँ पर मेरे आने का कि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कब कब कांग्रेस ने उनके साथ ये सब करने के बाद संविधान उनके द्वारा लिखा गया था। उस संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हुए, जिसमें से लगभग 73 टाइम्स जो है कांग्रेस ने किया है अपने फायदे के लिए, अपने परिवार को फायदा देने के लिए, और 22 बार बीजेपी ने किया है, जिसमें 14 बार अटल जी की सरकार में हुआ था संशोधन और 8 बार मोदी जी की सरकार में। ये जो संशोधन हुए हमारे टाइम में, ये हुए समाज को कोई दिशा देने के लिए या समाज में कोई बदलाव लाने के लिए, जनहित के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जितने भी संशोधन किए वो उन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिए किए। तो उन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो मैं पहले भी अभी बता रहा था आपको कि 10 मई 1951 को अंतिम सरकार के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जबकि सरकार के पास प्रॉपर जिसको मेजोरिटी कहते हैं वो भी नहीं थी। और उस संशोधन का जो मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आदमी की जो बोलने की जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उसको सीमित कर दिया गया था कि आदमी इससे ज्यादा बाहर नहीं बोल सकता। दूसरा संविधान 24वां संविधान जो कहते हैं इसको 1971 में कांग्रेस इंदिरा जी के टाइम में लेकर आई थी, जिसमें संसद के जो मौलिक अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया था ताकि कोई सांसद जो है संविधान के अलावा कोई बात ना कर सके, एक लिमिट तक कोई बात कर सके। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। आप में से कुछ, मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 75 की इमरजेंसी को देखा होगा, जिसका नाम दिया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से। उसमें लोगों को जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उनको बंद कर दिया जाता और लगभग 18 महीने तक जनता पार्टी या दूसरे जो बड़े नेता थे, अटल जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, जेपी हमारे जो नायक बिहार के, सभी को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और ताकि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगी तो मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस इंदिरा गांधी के जो चुनाव था उसके खिलाफ निर्णय दिया गया था, उससे बचने के लिए ये एक्ट लाया गया और वो इमरजेंसी लिस्ट में लगाई गई। पूरे देश में हाहाकार मचा और 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। जून 75 में एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 71 के चुनाव को धोखाधड़ी के कारण अमान्य घोषित कर दिया था और 6 वर्षों के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था। ये कारण था उसका कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जो एक्ट लगाया। अगस्त 1975 में 39वां संविधान संशोधन, जिसमें सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था इंदिरा गांधी ने उसको चैलेंज किया था। और मजेदार बात यह है कि जिस संशोधन को पारित किया गया था 7 अगस्त को गुरुवार के दिन ये लोकसभा में पेश हुआ, 8 अगस्त अगले एक दिन राज्यसभा में पारित हुआ, 9 अगस्त को शनिवार का दिन था, विशेष सत्र बुलाकर 50 से अधिक राज्यों की मंजूरी दिलाई गई और 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति की परमिशन दिला के इसको लागू कर दिया ताकि मंडे तक कोई कोर्ट में न चला जाए। और 4 दिन के अंदर इतना तेजी से काम किया और देश में इमरजेंसी लगाई। और 42वां संशोधन कार्यपालिका जो हमारे जो अधिकार थे उनको सीमित करने के लिए उसका केंद्रीकरण किया गया ताकि सारी की सारी सत्ता जो प्रदेशों से केंद्र के हाथ में आ जाए और सारा कंट्रोल इंदिरा गांधी का रहे। और उसमें एक काम उन्होंने किया कि इस देश के अंदर सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, जिसका पहले भी 48 के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तब भी ये विषय आया था।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ मना कर दिया था कि ये देश समाजवाद का आधारित नहीं है। क्योंकि समाजवाद की जो परिभाषा है वो रशिया और चाइना की है, और हमारा जो कि राष्ट्र है उसमें अगर आपको पता हो पुराना जो संविधान था उसमें सारे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। इंदिरा गांधी ने उस सारे चित्रों को हटाया गया और उसको धर्मनिरपेक्ष करा गया, जबकि ये हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से था उचित प्रभावित नहीं किया गया था, लेकिन उचित दृष्टि से बनाया गया था। अनुच्छेद 356 इसका लगातार कांग्रेस ने इतना दुरुपयोग करा कि लगभग 90 बार केंद्र से जो है प्रदेशों की सरकार को गिराया गया और राष्ट्रपति शासन ला गया। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने ये काम किया था अपने कार्यकाल के अंदर। 56 बार उन्होंने केंद्र से जो है प्रदेशों की राज्य सरकार को बर्खास्त करके चुनी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के गवर्नर के रूप में अपना नुमाइंदा वहां बैठाया, प्रतिनिधि बिठाया गया। कांग्रेस टोटल 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। काका काली का रिपोर्ट थी, जो पिछड़े लोगों वर्ग के जो लोग थे उनको आरक्षण को लेके नेहरू ने उस पर भी रोक लगा दी थी। 1956 के अंदर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। आरक्षण नेहरू का पत्र 1961 में नेहरू ने प्रदेशों को लिखा कि इस वर्ग को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, एससी और एसटी को इनको आरक्षण न दिया जाए। और इंदिरा गांधी द्वारा ओबीसी के जो आरक्षण था उस पर रुकावट पैदा करेगी। राजीव गांधी द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन जब आया था 89 के अंदर, ईश्वर प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 2.5 घंटा लगातार आरक्षण के विरोध में राजीव गांधी ने अपना भाषण दिया। ये इनकी मानसिकता थी। उनका पुत्र जो संविधान की कॉपी के लेके घूमता है वो आरक्षण को छोड़ दीजिए, वो जनगणना की बात करता है कि ओबीसी कितने हैं, जनजाति लोग कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने हैं, वो इस तरह की बातें करता है। उनके माता पिता ने क्या करा है, उनके दादी ने क्या करा, उसकी चर्चा कभी नहीं करेगा वो। और कांग्रेस ने एक काम और करा जो बाबा साहब ने विरोध किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण इस देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, बौद्ध धर्मों को मिलेगा, ईसाई और मुस्लिम धर्म वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों धर्म हमारे देश के नहीं। और राजीव गांधी ने उसका भी विरोध किया। उसके बाद आपको एक किस्सा और बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। 85 में एक मुस्लिम महिला थी शाबा, भोपाल की रहने वाली थी, और उसको 56 की एज में उसके पति ने तलाक दे दिया। अब वो कोर्ट के अंदर गई कि मैं 56 साल की मेरी एज है और मैं इस उम्र में कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। तो कोर्ट ने उनका मेंटेनेंस का जो केस है उसको जिता दिया। वो जो मुलाना थे उसके खिलाफ गए, हाईकोर्ट में गए। वो महिला जो शाबा हाईकोर्ट से भी अपना केस जीत गई। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गए, वो वहां भी जीत गई। तो उससे जितने मौलाना थे, जितने उनको लगा कि ऐसे सब महिला मेंटेनेंस मांगेगी तो हम लोग 3-4 शादियां करते हैं तो गरीब हो जाएंगे ये सोच के। तो वो जो है राजीव गांधी के पास गए और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो शाबाना केस वाला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको बदला। ये सबसे बड़ा हमारा जो है संविधान को छोड़ दीजिए, ये देश के इतिहास में ऐसा वो था कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट में बदला, सिर्फ कठपुतलियों के सामने झुक गए। धर्म को उन्होंने सर्वोपरि मान लिया, मुसलमानों को अपने सर पर बैठाना शुरू किया था। उसके बाद समान नागरिकता कानून यूसीसी कि उस पर भी राजीव गांधी ने रोक लगाई और निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने पहले एक हुआ करता था उसके अंदर कई लोग डाल के अपने आदमी, ताकि निर्वाचन आयोग जो है निर्णय ना ले सके। तो उसमें कई लोगों की टीम बना के उसके काम में भी रुकावट डालने की कोशिश करी। अच्छा, वित्त आयोग का जब प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग कमीशन था, तो जबकि अभी मोदी जी के टाइम में ये नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है कि अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, जिसका दायित्व केंद्र राज्य सरकार के बीच में जो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है, जो अनुदान ग्रांट किया जाता है राज्य के विकास के लिए, तो वहां तक सीमित था। लेकिन 1950 में एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिसे कार्यपालक के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया था, जिसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सिर्फ बनाया गया था, अधिकार कोई प्राप्त नहीं था। और
पंचायती राज जो हमारा जैसे देश का जो मूल ढांचा है वो ग्राम आधारित है, तो उसमें जो ग्राम पंचायत है उसके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया। उनको उन्होंने सिर्फ विधानसभा तक रखा ताकि नीचे तक जो है लाभ न मिल सके। आज जब मोदी जी की सरकार आई तो 26 नवंबर 2000 को माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। जब लेकिन मोदी जी की सरकार आई 2014 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि पहले उसको कानून दिवस के रूप में मानते थे, लॉ डे के अंदर, लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा आज के बाद इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 नवंबर को। उसके बाद 120 देशों के अंदर भी मनाया गया 75 वर्ष पूरे होने पर। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा पार्लियामेंट में लगाई गई, तो ये बाबा साहब के प्रति सम्मान था बीजेपी का। एक 102वां संशोधन जो था वो मोदी जी के टाइम में किया गया। ओबीसी को संवैधानिक आयोग को दर्जा देने के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में कदम था। 103 में जो संशोधन था वो था गरीब वर्ग, जो ब्राह्मण या दूसरे उच्च बिरादरी के अंदर गरीब जो लोग हैं उनको 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। वो भी सामाजिक न्याय की दिशा में कदम था। अब देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने क्या कब संशोधन करा और बीजेपी ने कब किया है। एक 105वां संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान का अधिकार बहाल करना। और 106वां संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान। ये भी जो हमारे जेंडर जो गैप था उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन। और अभी लेटेस्ट जो किया गया है, नारी रक्षा वंदन अधिनियम के नाम से। प्रसाद जी, आखिरी वाला कौन सा 160 के बाद एक और आया होगी? नारी वंदन अधिनियम 2000 वही है ना? तो साथियों, ब्रीफ में आपको इतना ही बता पाया। और बाबा साहब के विषय में भी जो प्रसंग जी ने काफी कुछ बताया है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि ये जो हम लोग आने का मेरा जो उद्देश्य है कि केंद्र में हमारी कार्यशाला, सभी आप चूंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो कार्यशाला हुई थी दिल्ली में। उसके बाद ये प्रदेशों में तक आई है, प्रदेशों से उसके बाद जिलों में आई। आज जिला स्तर पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हमारी जो योजनाएं जितनी मोदी जी द्वारा आरंभ की गई है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, ताकि उनको पता रहे कि अगर हम कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं तो हमें किसके माध्यम से चीज प्राप्त हो रही है। और मेरा तो जिलाध्यक्ष से एक अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में जितने भी इस समाज के लोग जो हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, और कोई पॉलिटिकल आदमी भी है, कोई भी है, उनको आप जो है इनलिस्टेड करवाइएगा विद टेलीफोन नंबर और एड्रेस, और किस विधानसभा में उनका है और गांव का नाम, उस ताकि केंद्र से उनको लगातार फोन आते रहेंगे, उनसे राय भी ली जाएगी, उनसे पूछा भी जाएगा। क्योंकि जो रिटायर्ड आदमी होता है, चाहे प्रोफेसर हो, वो 10 लोगों के संपर्क में रहता है, 10 लोगों तक बात करता है। व्यापारी आदमी है, उसके पास 10 तरह के लोग आते हैं, वहां 10 तक बात करें, ताकि हम जितना भी इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, इस कार्य करने के लिए हमें सहयोग करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार मुझे हमें आज चौथा दिन है गंगटोक में आए हुए, आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद आप लोग इसको तनमन से कार्य करेंगे और 10 दिन के अंदर आप लोगों को रिपोर्ट भी भेजनी होगी।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।